आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जेएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर, हिस्ट्री माइनर पेपर और वैल्यू एडेड कोर्स का जो आपका पहला पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये तीनों पेपर में ये क्वेश्चन 100% रहेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो जिनका भी अगर हिस्ट्री मेजर पेपर होगा और हिस्ट्री माइनर पेपर होगा और वैल्यू एडेड कोर्स के लिए, चाहे वो जो भी स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझिए, और इसी तरीके से आपको नोट्स को भी क्रिएट करना है। इसी तरीके से आपको फाइनल एग्जाम या फिर इंटरनल एग्जाम, जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में इसी तरीके से आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 15 नंबर में तो पूछेंगे ही, साथ में साथ इसी के पार्ट वाइज डिवाइड करके 5 नंबर में भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आपका इंटरनल एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कि आपका ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझिए। ऋग्वैदिक कालीन के बारे में पूछा गया है, यानी ऋग्वैदिक काल में भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक एवं जो धार्मिक अवस्थाएं थी उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप उत्तर वैदिक कालीन के बारे में ही डिस्कस कर सकते हो। ऋग्वैदिक कालीन में जो भी अगर आप जानते हो वो सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे यहाँ पर करना है, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से उत्तर लिखा जाता है। सबसे पहले आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में आपको बताना होगा, कुछ भूमिका देनी होगी, कुछ परिचय आपको देना होगा कि ऋग्वैदिक जो काल है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और जबकि जो उत्तर वैदिक काल है वह 1000 ईसा पूर्व से, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर टाइपिंग छूट गया है, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में ही सबसे प्राचीन वेद की रचना हुई थी, जिसका नाम क्या था? ऋग्वेद था। कम से कम इतना शॉर्ट तो आप लोग परिचय आराम से लिख सकते हो, इसको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए आपको क्या लिखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन का अगला पार्ट है, वो क्या पूछा गया है कि इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ के या फिर पैराग्राफ छोड़ के आपको क्या लिखना होगा? ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित है। तो सबसे पहले राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे, इसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं धार्मिक जीवन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट वाइज, क्योंकि पॉइंट वाइज अगर आप नहीं लिखते हो तो नंबर कम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक जीवन के बारे में जो पहला पॉइंट है, राजनीतिक संगठन किस प्रकार से थी, ध्यान से देखिएगा। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार परिवार, जिसको कुटुंब भी बोला जाता था, किसी भी अवस्था में कंट्रोल करना लोगों को, ठीक है, वही राजनीतिक व्यवस्था है। तो परिवार में भी राजनीतिक व्यवस्था होती है ना, परिवार का भी एक प्रधान होता है, और इस समय जो परिवार का जो प्रधान होता था वह पिता होता था, ठीक है, या कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होता था। अगर पिता से भी ज़्यादा कोई वृद्ध व्यक्ति होता था तो उसको ही उस परिवार का प्रधान बोला जाता था। ये एक पारिवारिक राजनीतिक व्यवस्था थी, उसे गृहपति कहा जाता था। जो भी प्रधान होता था उसको गृहपति बोला जाता था। अनेक परिवारों को मिलाकर गांव बनता था, और कई परिवार मिलकर एक गांव का निर्माण करता था, और गांव का जो प्रधान होता था वह ग्रामीण कहलाता था। कई गांवों को मिलाकर एक विश्व बनता था, और विश्व का जो प्रधान होता था उसे विश्वपति कहलाता था, उसे विश्वपति कहते थे। कई विश्वों को मिलाकर एक जन बनता था, और जन का जो प्रधान होता था वह राजा कहलाता था। आगे देखिए राजनीतिक व्यवस्था में जो दूसरा पॉइंट है वो राजा। राजा किस प्रकार से यहाँ पर होता था, किस प्रकार से इसका चुनाव होता था, कैसे राजा चुनते थे, ध्यान से देखिएगा। प्रारंभ में राजा का निर्वाचन प्रजा द्वारा होता था, शुरू में, ठीक है, वो जनता के द्वारा ही राजा चुना जाता था। धीरे धीरे यह पद पैतृक हो गया। पैतृक कहने का मतलब है खानदानी। जिस खानदान का जो राजा रहता था उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा राजा के पद में बैठता था। फिर भी गद्दी पर बैठते समय उस राजा को प्रजा की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, तथा राज्य अभिषेक के समय उसे धर्म के अनुसार कार्य करने के प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। यानी राजा लोग जनता के भलाई के लिए, जनता के प्रति समर्पित करने के लिए एक प्रतिज्ञा लेते थे। जैसे आप लोग बाहुबली मूवी में देखते नहीं हो, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी राजा प्रतिज्ञा लेते थे, और राजा ही न्यायाधीश का कार्य करते थे। यानी जो जज का काम होता था, किसी तरीके से अगर उनकी प्रजा में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता था तो उसका सुलह कानूनी तौर पर राजा ही करता था, या उसमें जो भी न्याय व्यवस्था होती थी वह राजा ही करता था। उसका पद अत्यंत ही गौरवपूर्ण था।
वह एक विशाल महल में रहता था। स्वाभाविक बात है, सभी को पता है कि राजा एक बड़े महल में रहबे करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, शत्रुओं से युद्ध, राज्य में शांति बनाए रखना और शांति काल में यज्ञ आदि अनुष्ठान राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। राजा क्या करता था? राजा का कर्तव्य था जनता की सेवा करना, ठीक है, उसकी रक्षा करना, शत्रुओं से, जो भी पड़ोसी शत्रु होंगे या भी जो भी दुश्मन होंगे जो उस राज्य पर अगर आक्रमण करना चाहेंगे तो उस पर युद्ध करना और राज्य में शांति बनाए रखना, और शांति काल में जब भी शांति व्यवस्था होगी तो उस समय यज्ञ आदि अनुष्ठान राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। ये सारे चीज करते थे। राजा अपनी प्रजा के आचरण पर भी नजर रखते थे। राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा जो पॉइंट है वो आपका पदाधिकारी। किस प्रकार से यहाँ पर पदाधिकारी का व्यवस्था था, ध्यान से देखिएगा। राजा को प्रशासन कार्य में सहायता देने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। अकेले प्रधानमंत्री सारा कार्य नहीं करता है, आप सभी को पता है वर्तमान टाइम में। उसी तरीके से उस समय भी राजा भी अकेले कुछ भी काम नहीं करता है, उसकी हेल्प करने के लिए कई पदाधिकारी होते थे। पुरोहित का स्थान सबसे ऊंचा होता था। पुरोहित कहने का मतलब है जो ज्ञानी होते थे, जैसे कि जो महान महान पंडित लोग होते थे, वो राजा की हेल्प करते थे हर एक तरह से। वह राजा का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक होता था। युद्ध के मैदान में भी वह राजा के साथ जाता था। यानी ये देखिए, ये तो बहुत ज्ञानी होते थे, जो पुरोहित होते थे, जो पंडित होते थे, वो हर एक नज़रिए से, चाहे वो युद्ध हो या फिर प्रजा की सेवा हो, हर एक तरीके से अपनी योजनाओं के तहत राजा को बताते थे कि आपको कैसे जीतना है युद्ध में, कैसे आपको जनता को खुश रखना है। सारा व्यवस्था यह पुरोहित करता था। दूसरे स्थान पर जो सेनानी होते थे वह सेना का संचालन करता था, वह सेना का प्रधान होता था। और तीसरे स्थान पर ग्रामीण, यानी ये तीसरा पदाधिकारी होता था जिस पर गांव के प्रबंध का उत्तरदायित्व होता था। ठीक है, यानी गांव की व्यवस्था को देखना, मैनेजमेंट को देखना, किस तरीके से गांव की व्यवस्था है, ग्रामीण को क्या चीज़ें चाहिए, क्या आवश्यकता है, वो सारा चीज़ का प्रबंध ग्रामीण करता था। ये तीसरा पदाधिकारी होता था। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, और ये भी आपका राजनीतिक व्यवस्था का चौथा पॉइंट है, यानी न्याय व्यवस्था किस तरीके से था। राजा अपने सहायकों की सहायता से मुकदमों का फैसला करता था। न्याय के कार्य में उसे पुरोहित से अधिक सहायता मिलती थी। अभी मैंने आपको बताया ना, पुरोहित हर एक चीज़ में इसको राजा को हेल्प करता था। चोरी, डकैती, सेंध लगाना आदि दंडनीय अपराध थे। ऋण ना चुकाने पर भी दंड मिलता था। जो कर्ज नहीं चुकाते थे, जो किसान वगैरह जो भी थे, उनको भी दंड मिलता था। अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा का भी प्रयोग होता था। तो ये था आपका न्याय व्यवस्था। आगे देखते हैं सभा और समिति। सभा और समिति की क्या व्यवस्था थी, तो ध्यान से देखिएगा। ऋग्वैदिक काल का राजा अपने विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था ना, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली होता था। उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। यानी राजा अपनी मर्जी से सिर्फ अपनी भलाई के लिए ना सोचे, जनता की भलाई को भी सोचे और निरंकुशवाद ना बने, इसके लिए समिति नामक दो संस्थाएं थी। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। समझिए, एक तौर से ये आपका कांग्रेस पार्टी है, यानी अपोजिशन पार्टी। सभा और समिति, इनका काम वही होता है जो आज के टाइम में सत्ता पर जो भी पार्टी बैठी रहती है उसका अपोजिशन पार्टी विरोध करता है हर एक कार्य में कि ये गलत है, ये सही है। उसी तरीके से ये सभा और समिति करती थी। इन दोनों संस्थाओं को ऋग्वेद में प्रजापति की जुड़वा दुहिता कहा गया है। सभा गणमान्य एवं समृद्ध व्यक्तियों की परिषद होती थी। जो सभा होती थी ना, वह गणमान्य यानी रिस्पेक्टेबल इंसान जो भी रहते थे, एक तौर से समृद्ध व्यक्ति जो होते थे, उन्हीं का परिषद होता था। समिति सारे विश्व की संस्था थी। जो समिति थी वो पूरे विश्व की संस्था थी। इसमें सभी प्रकार के विषयों पर विचार विमर्श होता था। ये संस्थाएं राजा के कार्यकलापों पर पूरा नियंत्रण रखती थी। यानी जो सभा और समिति थी, राजा क्या क्या कार्य कर रहा है, क्या क्या योजनाएं ला रहा है, उन सभी एक्टिविटीज पर इनका पूरा नियंत्रण था। अब हम लोग राजनीतिक जीवन के बाद सामाजिक जीवन को देखेंगे, किस तरीके से ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन था। तो पहले स्तर पर परिवार जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सामाजिक संगठन में परिवार सबसे छोटी इकाई थी। परिवार पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक आप लोग बहुत बार सुने होंगे। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है जिस परिवार में पिता मालिक होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, पिता परिवार का मालिक था तथा रक्षक माना जाता था। पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। यानी पिता का जो भी संपत्ति होता था, जमीन जायदाद, वो किसको मिलता था? उसके पुत्र को मिलता था बाद में। पुत्री को संपत्ति तब मिलती थी जब वह अपने पिता की एकमात्र संतान होती थी। यानी किसी परिवार में केवल एक ही पुत्री है, इकलौती बेटी, तब उनको सारा संपत्ति दिया जाता था। और बाय चांस अगर एक पुत्र हो जाता था तो उस पुत्री को संपत्ति नहीं दिया जाता था, सारा संपत्ति उस पुत्र को ही दिया जाता था। आजकल की तरह उस समय भी पुत्री की कामना की जाती थी।
जैसे आजकल अगर पुत्र जन्म लेता है, बेटा अगर जन्म लेता है किसी घर में, तो लोग खुश हो जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि आज अगर समाज में आप सर उठाकर देखोगे तो लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो सबसे सर्वगुण संपन्न शिक्षा में है, पढ़ने में सबसे आगे बढ़ रही है। बाकी जो लड़के हैं उनमें प्रतिशत बहुत ही कम हो रहा है, कम मात्रा में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सोच आज के समाज में बदलनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, आजकल की तरह उस समय भी पुत्र की कामना की जाती थी। सामाजिक स्थिति में, सामाजिक जीवन में दूसरा जो पॉइंट है वो आपका स्त्रियों की स्थिति, किस प्रकार से उस समय स्त्रियों को रिस्पेक्ट दिया जाता था या फिर नहीं दिया जाता था, यहाँ पर देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में बड़ा ऊंचा स्थान था। यानी ऋग्वैदिक जो काल था, उत्तर वैदिक काल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो काल था ऋग्वैदिक काल, उसमें स्त्रियों को रिस्पेक्ट दिया जाता था, शिक्षा भी दी जाती थी, पढ़ने का अधिकार भी था, इन्हें इज्जत की नज़र से देखा जाता था, वह घर की मालकिन समझी जाती थी और धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग भी लेती थी। नियम के अनुसार स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रह सकती थी। यानी एक ऐसा नियम था जिसमें स्त्रियां अकेले आना जाना कहीं भी नहीं कर सकती थी। उन्हें अपने पुरुष संबंधियों जैसे कि पिता या फिर भाई आदि के साथ संरक्षण में रहना पड़ता था। अगर कहीं भी बाहर जाती थी, इन दोनों में से किसी एक के साथ ही जाना पड़ता था ताकि उनको संरक्षण मिले, किसी तरीके से स्त्रियों का दुर्व्यवहार ना हो। विवाह होने पर वे अपने पति और पुत्र के संरक्षण में रहती थी। विवाह से पहले अपने भाई और अपने पिता के संरक्षण में रहती थी, विवाह के बाद अपने पति और उनका पुत्र होता था, इन दोनों के संरक्षण में रहती थी, देखरेख में। अब यहाँ पर देखते हैं विवाह प्रथा किस प्रकार से था। यहाँ पर देखिए, सामान्यतः एक समय में एक ही पत्नी के रखने की प्रथा थी। ऋग्वैदिक काल की ये बात हो रही है, परंतु राजवंशों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। यानी शुरू में क्या था कि एक पत्नी रखने की प्रथा थी, लेकिन कई राजवंशों में धीरे धीरे बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित हो गई। बहुविवाह कहने का मतलब है एक से ज़्यादा पत्नियों को रखना, एक से ज़्यादा विवाह करना। दहेज की प्रथा सामान्य रूप से नहीं थी शुरुआती में ऋग्वैदिक काल में, परंतु कुछ लोग कन्या तथा पुत्र में दोष रहने पर दहेज देकर उनका विवाह करते थे। कहने का मतलब है, अगर किसी कारणवश कन्या में या फिर उसके पुत्र में कोई भी दोष होता था, जैसे कि अगर कन्या के कुंडली में कोई दोष हो, फिर किसी कारण से अगर कन्या देखने में अच्छी नहीं है, या फिर पुत्र या फिर कन्या अगर अपाहिज हो किसी कारणवश, तो उस कारण से दोनों के तरफ से, जरूरी नहीं कि स्त्री की तरफ से, पुरुष के भी तरफ से विवाह के टाइम दहेज देकर उनका विवाह किया जाता था। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं मांगा जाता था। ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण ही दहेज दिया जाता था। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। उस समय अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित था। सामाजिक जीवन में अगला जो है वो आपका वेशभूषा, यानी उनका कैसा पहनावा था, किस तरीके से वो रहते थे। यहाँ पर देखिए, आर्य बड़े सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहना करते थे। जो आर्य थे वह बहुत ही सुंदर कपड़े पहनते थे और उनका जो जेवर जेवरात था वह भी बहुत खूबसूरत था। वे सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। स्त्रियां चोटी बांधती थी, पुरुष अपने बाल कुंडल के आकार में रखते थे। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण का शौक था, यानी दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। इसके बाद देखिए, खान पान की अगर बात करें, इस युग में चावल, जौ, गेहूं, घी आदि मुख्य भोजन थे। लोग फल और तरकारी का भी प्रयोग करते थे। विशेष अवसर पर लोग भेड़ बकरी का भी मांस खाते थे। यानी यहाँ पर देखिए, ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। विशेष तौर पर कहने का मतलब कोई फंक्शन हो गया तो उस समय भेड़ बकरी का भी मांस खाते थे। वे सोमरस और सुरा का उपयोग करते थे। सोम एक वृक्ष के रस से बनाया जाता था, उसमें नशा नहीं रहता था। सुरा अनाज से बनाई जाती थी। जो सुरा होता था वह अनाज से बनाई जाती थी, इसमें नशा होता था। छठवें पॉइंट पर हम लोग आगे देखते हैं कि मनोरंजन का क्या साधन था सामाजिक जीवन में। तो मनोरंजन का साधन उनका एक जुआ खेलने का एक तौर था। वो जुआ खेलते थे, घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ करते थे, मल्ल युद्ध आदि करते थे। ये सारे मनोरंजन के साधन थे। और उत्साह एवं त्योहारों के अवसर पर लोग नाचते गाते थे, यानी नाचना गाना भी उनका एक मनोरंजन का साधन था। 7 पॉइंट पर देखिए, घर में क्या आपका कि इस युग में मकान बांस के बने होते थे। घर में अग्निशाला रहता था। अग्निशाला कहने का मतलब है जिसमें लोग आग जलाते हैं, इसमें हमेशा अग्नि जलती रहती थी। आप लोग पुराने वाले मूवी में जरूर देखे होंगे जिसमें अग्नि जलती हुई रहती है। आगे देखिए, 8 नंबर जो पॉइंट है वो आपका वर्ग एवं जाति व्यवस्था। ये भी आपका सामाजिक जीवन के अंतर में ही ये पॉइंट आता है। पहले जाति व्यवस्था का भेदभाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के जीवन में जटिलता बढ़ती गई, जिसके कारण जाति प्रथा का जन्म हुआ। यज्ञ पूजा आदि के काम में जो लोग लगे वो ब्राह्मण कहलाए।
कुछ लोग गांव की रक्षा भार लेकर युद्ध के अभ्यास में लग गए, वह क्षत्रिय कहलाए। बाकी लोग खेत में काम करने लगे, लेकिन बाद में वह व्यापारी बन गए, व्यापार में लग गए, वह वैश्य कहलाए। इसके बाद जो लास्ट वाला देखिए किस तरीके से है। और आर्यों ने अपने अनार्यों कहने का मतलब है जो आर्य नहीं थे, वो आदिवासी होंगे, गरीब तबके के रहने वाले लोग होंगे, वो आर्य समाज के रहने वाले नहीं होंगे। ठीक है, उनका जीवन स्तर छोटा होगा। वही अनार्य यहाँ पर बोला गया है कि अनार्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए बाद में कुछ को अपने यहाँ सेवा के लिए रख लिए और यही शूद्र कहलाए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था आरंभ होकर फिर उनमें अनेक भेदभाव भी बढ़ते गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन, किस तरीके से वहां पर आर्थिक जीवन था। तो देखिए पहला यहाँ पर आपका पॉइंट कृषि आर्यों का प्रधान व्यवसाय था। सबसे प्रधान और मुख्य जो व्यवसाय था आर्यों का वह कृषि था। सबके खेत अलग अलग होते थे, परंतु चारागाह सबका एक में होता था। चारागाह कहने का मतलब जो पशुओं को चराते थे वो एक जगह ही होता था। खेती हल से की जाती थी। वे मुख्यतः गेहूं और जौ की खेती करते थे मुख्य रूप से। आर्य जब गंगा जमुना की उपजाऊ भूमि में आ गए तब उनकी कृषि में बहुत उन्नति हुई। गेहूं और जौ के अलावे वह चावल को भी पैदावार के रूप में करने लगे, खेती करने लगे। और अगर खेती बाड़ी में, कृषि में अगर फसलों में किसी तरीके से रोग हो जाते थे, उन सभी रोगों से बचाने के लिए मंत्र तंत्र का भी प्रयोग होता था। हो सकता है यज्ञ करवाते होंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे पशुपालन व्यवस्था। ये आपका आर्थिक व्यवस्था में है। ठीक है, आर्थिक जीवन में ये सारे पॉइंट आपका आएगा। आर्थिक कहने का मतलब है वो लोग कहाँ से अपनी अर्थव्यवस्था या फिर इनकम करते थे। तो देखिए पशुपालन दूसरे पॉइंट पर है। आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गाय को पवित्र समझा जाता था। बैल को हल जोतने तथा गाड़ी खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़े का प्रयोग रथ में किया जाता था। इसके अतिरिक्त वे कुत्ते, भेड़, बकरी आदि भी पालते थे। तीसरे पॉइंट है आपका दस्तकारी। ये क्या है ध्यान से समझिएगा। आर्य दस्तकारी के कार्य में भी निपुण थे। बढ़ई अच्छे अच्छे रथ तथा गाड़ियां बनाते थे। लोहार लोहे, तांबे, पीतल के तरह तरह के बर्तन, अस्त्र शस्त्र तथा उपयोगी चीज बनाते थे। सोनार, सोना चांदी के अच्छे अच्छे आभूषण बनाते थे। घर की स्त्रियां प्रायः कताई बुनाई के कार्य में कुशल थी। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर में ही वस्त्र तैयार कर लिया जाता था। दस्तकारी कहने का मतलब है एक तरह से इसको हम लोग कलाकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्किलपूर्ण थे पूरे तरीके से। ये आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे, यानी अपने राज्य के अंदर भी व्यापार करते थे और अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य के साथ भी यह व्यापार करते थे। शुरू में वस्तु विनिमय द्वारा वस्तुओं का मूल्य आंका जाता था। शुरू में वस्तु विनिमय क्या होता है सभी को पता है कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु का व्यापार करना। तो उसके द्वारा ये लोग शुरू में वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करते थे। बाद में निष्क नामक सोने का प्रयोग किया जाने लगा। माल ले जाने के लिए गाड़ियों तथा रथों तथा नदियों को पार करने के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। जो भी व्यापार करने के लिए सामान होता था ये सारे चीजों से ये लोग आना जाना करते थे। व्यवसाय की प्रमुख वस्तुएं कपड़े तथा चमड़े होते थे। प्रमुख वस्तुएं यही होते थे, इसके अलावा और भी वस्तुएं होंगे। आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक जीवन में, और धार्मिक जीवन में अनेकों पॉइंट है उसको भी समझेंगे। कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा, इसी तरीके से आपको नोट्स भी क्रिएट कर लेना है। धार्मिक जीवन में देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का जो जीवन है वह वास्तव में धर्ममय था। जीवन का कोई ऐसा अंग ना था जिस पर धर्म की गहरी छाप ना हो, यानी ये जीवन में कुछ भी कार्य करते थे अपनी धार्मिक अवस्था में ही रहकर कार्य करते थे। धर्म का इनके जीवन में बहुत बड़ा गहरा छाप था। इस काल का जो धर्म था वह बड़ी उच्च दशा में होती थी जिसका स्वरूप निम्नांकित है। देखिए यहाँ पर पहला जो आपका स्वरूप है वह प्राकृतिक उपासना। अब ये क्या है, इसका मतलब अगर छोटा वर्ड में समझे, प्रकृति की पूजा करना। जैसे यहाँ पर देखिए ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि में ईश्वर निवास करते हैं, यानी इन सभी में भगवान निवास करते हैं, इनका मानना था। और वे इन सब की उपासना किया करते थे। उपासना वर्ड से कहने का मतलब है उनको पूजते थे। दूसरे पॉइंट पर है देवताओं का वर्गीकरण। ऋग्वेद में 33 देवताओं की प्रार्थना की गई है। इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात आकाश के अलग देवता, आकाश और धरती के बीच में यानी जो मध्य स्थान पर है उसके अलग देवता, तथा पृथ्वी के अलग देवता। प्रत्येक वर्ग में एक देवता है जिनमें से एक सर्वप्रधान है, यानी हर एक क्षेत्र में एक प्रधान देवता है। इस प्रकार आकाश में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है वह सूर्य देवता, मध्य स्थान के वायु या फिर इसे इंद्र देवता भी कहा जाता है, और पृथ्वी के अग्नि देवता है।
अनेक देवताओं में विश्वास करते हुए भी ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म का मूल आधार एक ईश्वरवाद ही था। भले ही ये कई देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन इनका जो विश्वास था वह एक ईश्वर पर ही विश्वास था। उनका मानना था कि एक ही ईश्वर है जिसे वे प्रजापति कहते थे, जो सर्वव्यापी था। और यही बात इनके ग्रंथों में भी लिखी गई है। हालांकि वो देवताओं को पूजते थे, देवताओं को मानते थे, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते थे। उनका मानना था कहीं ना कहीं एक ही ईश्वर है, ये उन सभी ईश्वर के दूत है, अवतार है, और उनका अलग अलग कार्य है पूरे सृष्टि को चलाने में। तीसरे स्थान पर है देवताओं की विशेषता। क्या क्या विशेषता थी, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में देवताओं में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। उनकी पहली विशेषता यह है कि सभी देवता दयावान तथा शुभ चिंतक दिखाए गए हैं। जितने भी देवताएं हैं वह दयावान हैं और शुभ चिंतक है। कोई भी देवता दुष्ट प्रभाव का या स्वभाव का प्रदर्शित नहीं किया गया है। कि दूसरी विशेषता यह है कि यह अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग देवता, और इनके कार्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी तीसरी विशेषता यह है कि सभी जन्म लेते हैं परंतु फिर वह अमर हो जाते हैं। आप लोग जरूर मूवी वगैरह में या फिर टीवी सीरियल में जरूर देखे होंगे कि जो देवता है वह अमर है। भले ही वह जन्म लेते हैं लेकिन वह अमर है, वो कभी मर नहीं सकते हैं। इनकी चौथी विशेषता यह है कि सभी वायु भ्रमण करते हैं, यानी हवा में या उड़ सकते हैं, हवा में या ट्रैवल कर सकते हैं। जिनके रथों में घोड़े अथवा अन्य पशु जुते रहते हैं, इनके जो रथ होते थे वह घोड़े लगे हुए रहते थे और उनमें भी यह उड़ पाते थे। इनकी पांचवी विशेषता यह है कि इन्हें मानव स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है, यानी ये किस तरीके से दिखते हैं, जो देवता है वो मनुष्यों के जैसा दिखते हैं, एकदम हूबहू उसी के जैसा प्रदर्शित किया गया है। और मनुष्य का खाद्य पदार्थ तथा दूध, अन्न, मांस आदि की जब वह बलि दी जाती है, जैसे मंदिरों में दूध का चढ़ावा देते हैं, अन्न और मांस का भी चढ़ावा देते हैं, तो उस समय वही इनका भोजन बन जाता है। इनकी यह भी एक विशेषता है कि पृथ्वी, उषा, ये एक देवी का नाम है, ठीक है, देवता का नहीं है। पृथ्वी और उषा आदि देवियों का उतना महत्व नहीं है जितना इंद्र देवता, ये देखिए ये देवता का नाम है, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का महत्व है। ईश्वर की एक परम सत्ता में इनका विश्वास था जो इस जगत का निर्माण तथा पालन करने वाला है। अगला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो आपका धार्मिक कृति। अब यहाँ पर देखिए ये धार्मिक कृति है क्या, यानी धार्मिक व्यवस्था में ये लोग किस तरीके से कार्य करते थे। यज्ञ तथा बलि का ऋग्वैदिक धर्म में बहुत बड़ा महत्व था। याद रखिएगा, यज्ञ और बलि। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस, सोमरस आदि देवताओं को चढ़ावा दिया जाता था। धार्मिक कार्यों में प्रार्थना तथा स्तुति का बड़ा ऊंचा स्थान था। लोग प्रार्थना करते थे। आर्यों का विश्वास था कि यह प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है और वह उससे खुश भी होते हैं, प्रसन्न होते हैं ईश्वर। गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा महत्व था और इसका पाठ दिन में 3 बार अर्थात प्रातःकाल यानी सुबह में, दोपहर में और संध्या यानी शाम में किया जाता था। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा किनको किनको गायत्री मंत्र याद है। और यहाँ पर लास्ट में आपको कुछ निष्कर्ष आपको लिखना होगा या फिर इस क्वेश्चन के आंसर को लॉक करना होगा। तो पैराग्राफ छोड़कर आपको क्या लिखना होगा, ऊपर दिए गए बिंदुओं के उल्लेख के आधार पर ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको अगर एक बार में नहीं समझे हो तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, इसके बाद फिर इसका नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा। और जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।